बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं आपका मेजबान गुफरान चौथाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुनाया जाएगा, यानी कि 2 अगस्त 2022 को इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। 14 नवंबर 2014 को पीटीआई के जो बानी रुकन थे अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में ये केस दायर किया गया था और 8 साल की तवील समात के बाद इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा और 6 मरतबा केस के नाकाबिले समात होने और इलेक्शन कमीशन के दायरा कार बार होने की भी दरखास्त की। ताहम 21 जून 2022 को इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया और इस केस के हवाले से बहुत सारी सियासत जो है वो की जा रही है। मुखालिफ जमातों की जानिब से भी पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने तमाम असासे और तमाम चीज़ें डिक्लेयर कर रखी हैं, जबकि उनके मुखालफीन ये कहते हैं कि इस केस की बुनियाद पर पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है और इमरान खान की सियासत का खात्मा भी हो सकता है। असल हकायक क्या और इस केस के फैसले से क्या समरात होंगे आने वाली सियासत पर, इस पर बात करने के लिए आज टेलीफोन लाइन पर मुझे वक्त दिया है उस्ताद मोहतरम नामवर कॉलम नवीस और दानिशवर जनाब सज्जाद मीर साहब ने। सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, बहुत मशकूर हूं मैं आपका। सर ये बताइएगा, कल फैसला होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून, पीडीएम और दूसरी जो उनकी इत्तेहादी जमातें वो कह रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कड़ा वक्त शुरू होने जा रहा है और इस फैसले के बाद से बहुत सारी पाबंदियों की जद में भी आ सकती है, क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही होगा या आप समझते हैं कि पीटीआई इस बहरान से भी आसानी से निकल जाएगी? देखिए, बहरान से आसानी से निकल सकती तो गालिबन में इतना शोर ना मचाती। आज ही इमरान खान ने ऐलान किया है कि जमेरात के दिन इलेक्शन कमीशन के सामने हम प्रोटेस्ट करेंगे और इसके अलावा ये फैसला भी उन्होंने कर दिया है कि गोया वो इस मुकदमे को रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास लेके जाएंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। पंजाब असेंबली से करारदाद भी पास कर दी है, खैबर पख्तूनख्वा से भी हो रही है। तो ये सब करने का मतलब ये था कि वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बिल्कुल इसको टारगेट की हो गई। कहीं कहीं इशारों में वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ या न्यूट्रल के खिलाफ थोड़ी बहुत बात करते हैं, वरना वो इतनी बात इसके बारे में भी नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट को तो वो मुसीबा समझते हैं, बात बात पे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से, मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से। अब भी उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात की थी। ज्यादा बात करने से सुप्रीम कोर्ट का वकार भी जो है वो मजरू होता है। मुझे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान की हमायत कर रहा है, उधर हुकूमती इत्तेहाद ने भी ये एक तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि ये जो खास तौर पर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का कई मसाइल दरपेश है, उस बेंच पे इतराज था, कुछ और बातें थी, और फिर जब 5 नए जजों की तकर्री का मसला आया तो फिर भी अंदर रिस्क महसूस हुई। तो वह सुप्रीम कोर्ट को भी एम्बेरस करने वाली बात थी, लेकिन वो बात बात पर यही कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर वो, मेरे ख्याल में बहुत दिनों से मुकदमा पेंडिंग था, 8 साल से पेंडिंग है और इन दिनों फैसला महफूज भी हो चुका है, और जब फैसला महफूज हो चुका था तो पूछते थे लोग डिले क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उनको मशवरा दिया गया है कि वो डिले करें, हालात ऐसे नहीं, हालात मजीद खराब हो जाएंगे या हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये बात मान ली हो, क्योंकि ये बात थी तो अगर उन्हें इधर जिससे खबर मिलती है कि इसके नतीजे निकलेंगे तो वो सोच सकते हैं कि मुनासिब वक्त पे ऐलान कर दिया जाए। लेकिन जब अब उन्होंने करारदादें भी पास करनी शुरू कर दी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का ऐलान भी कर दिया और ये भी कर दिया कि जमेरात को धरना देंगे, तो उस वक्त अगर वो कुछ ना करे, अब वो फैसला अगर उन्होंने महफूज किया हुआ है तो ना सुनाए, तो कल कलाम को जब वो फैसला सुनाएंगे कहेंगे वो इसलिए इन्होंने फैसला किया है कि हमने ये काम किए थे। तो मेरा ख्याल में अच्छा किया, कल वो फैसला सुना दें और जो नतीजे भी निकलते हैं वो देखा जाएगा। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कैसे जाता है, पाबंदी लगती है या नहीं लगती है, सिर्फ पैसे वापस होते हैं या कैसे होते हैं, मुलवा फंडिंग केस बनता है या फॉरेन फंडिंग केस बनता है, और डिटेल क्या आती है, क्या नैरेटिव बिल्ड होता है, ये सारा फैसले पर मुनहसर है। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने अब दुरुस्त फैसला किया है कि इतने अर्से के बाद उन्हें अब फैसला सुना देना चाहिए, और मेरा ख्याल में लोगों को ये एहसास है और तहरीक इंसाफ को खास तौर पर ये गुमान है कि ये फैसला उनके खिलाफ जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 8 साल इसकी समाअत हुई और बीच में इसको रोकने की, दायरे इख्तियार से बाहर होने के बाद की
अभी फवाद चौधरी साहब और बाकी रहनुमा ये कहते हैं कि हमने तो तमाम चीजें डिक्लेयर कर रखी हैं और हमें तो कोई इसमें मामला नहीं है। और पिछले दिनों इमरान खान साहब ने भी अपने एक बयान में कहा कि सारी सियासी जमातें ऐसे ही फंडिंग करती हैं। फिर एक और बात करते हैं सर कि तमाम सियासी जमातों के जो फंड्स हैं उनका फैसला एक साथ किया जाए। सर ये क्या मुतालबा है, इससे पीटीआई क्या कहना चाहती है? क्या बाकी जमातों के भी कुछ ऐसे फंड्स रेजिंग मौजूद हैं जिनके ऊपर एतराज है? अगर वो सामने आएंगे तो उस पर भी सवालात उठेंगे सर? नहीं, एतराज तो नहीं, ये तो वो उनके खिलाफ मुकदमे तो पीटीआई ने कायम किए है ना जी। वो भी चंद साल पहले कायम किए हैं, लेकिन ये तो 8 साल पुराना प्रोग्राम है। 8 साल से मुकदमा चल रहा है और 8 साल से ये जो बात चलती आ रही है, ये इनके अपने एक बानी रुकन ने किया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस का मुकदमा था जिसका बाद में नाम आप मनुआ फंडिंग पे केस रखते हैं, क्योंकि दोनों की कॉन्टेशन फर्क हो जाती है और इसमें बहुत डिटेल जो इनकी अपनी पार्टी ने फराहम की है। ये मुकदमे जो इनके खिलाफ इन्होंने कायम किए वो भी चले, उनके फैसले भी आए, लेकिन ये मुतालबा करना अच्छे फैसले आए, ये बात को कंफ्यूज करने के मुतरादफ है। ये कहने के मुतरादफ है कि जो अगर हमने गलती की है दूसरों ने भी गलती की है, उन्होंने गलती की है तो वो भी निबड़ लेंगे। वो तो हो सकता है ज्यादा मनुआ फंडिंग में मामले में आए, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग का मामला आ जाता है तो सारा ज्यादा तफसीलात है। उनका मुकदमा जवाबी मुकदमा है जो उन्होंने उन पार्टियों पर कायम किया हुआ है। ये मुकदमा जो है ये इनके बाप ने बानी रुकन ने अंदर से मुकदमा कायम हुआ है और वो बंदा जो है ऐसा है कि 8 साल से उस मुकदमे को लड़े जा रहा है। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये आपसे करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने जब से इस मुकदमे के फैसले के हवाले से प्रेशर बढ़ाने का फैसला किया है, उनका दबाव काम कर गया, या आप समझते हैं कि नेचुरली मुकदमे का फैसला होना था और सुनाया जाना था? और क्या फैसला होना था? मुस्लिम लीग नून ने सब मेरे ख्याल में एक मॉरल सपोर्ट दी है उनको, इलेक्शन कमीशन को, कि आप फैसला क्यों नहीं करते? आप फैसला नहीं करेंगे तो हम आपको बाइस समझेंगे। जो इमरान खान उन पर इल्जाम लगाता था वो कहते हैं अब भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का बैलेंस करने की कोशिश की है। सियासत बहुत बुरी हो गई है हमारे मुल्क की, बात ये है। अगर मुकदमे का फैसला आना था तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन अब भी आ जाए तो ये तो कम से कम मसला तय हो ना, आगे बात बन, लेकिन क्या बनता है क्या नहीं बनता। सर कोई न्यूट्रल का किरदार भी है सर इसमें? न्यूट्रल का किरदार तो इसमें ये है, न्यूट्रल को पता है कि फैसला क्या आने वाला है। उन्होंने ओके किया होगा कि भाई ठीक है फैसला दे दो, अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है तो देख ले। यही हो सकता है न्यूट्रल का किरदार। न्यूट्रल का किरदार तो हमें समझ नहीं आता क्या है नहीं, और इस वक्त क्या है। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान पर अपना करम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब, आपने वक्त दिया। जिस तरह से आपने कहा है कि ये फैसला तो होना था और एक अखलाकी तौर पर मॉरल सपोर्ट ज़रूर मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उस एहतजाज की वजह से, जो वो कह रहे थे कि 8 साल से आपने इस केस को इल्तवा का शिकार रखा। इसका फैसला अगर 21 जून 2021 को जब इसका फैसला महफूज कर लिया गया था 2022 में, तो इसको फिर सुनाया क्यों नहीं जा रहा? तो 21 जून 2022 को महफूज किया गया फैसला अब सुनाने का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से लेती है उस तमाम बयानियों को जो पीडीएम की जमातें और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून इस मुकदमे को लेकर जो है अवाम के सामने पेश कर रही है। और उनका ये कहना है कि इस मुकदमे के बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होगी। क्या वाकई ऐसा होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, जिसे फॉरेन फंडिंग केस का नाम भी दिया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया है कि 2 अगस्त 2022 को इसका फैसला सुना दिया जाएगा। इस फैसले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज मीडिया के जरिए से ये पैगाम भी देते रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिन चीज़ों पर एतराज़ात मौजूद हैं वो तमाम के तमाम जो उनके अकाउंट्स हैं और जो फंड की जो तफसीलात हैं वो सारी की सारी उन्होंने डिक्लेयर कर रखी हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हमने खुद सारी मालूमात मुहैया की हैं। और इस मामले पर जो दूसरा बयानिया है पीडीएम की जमातों का, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का, शायद वो समझते हैं कि इस फैसले के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। पीटीआई के अंदर क्या सेंटिमेंट मौजूद है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है पीटीआई की सीनियर रहनुमा फातिमा चद्दर साहिबा। फातिमा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैडम, ये बताइएगा कि कल बिल आखिर 8 साल के बाद इसका फैसला सुनाया जा रहा है, आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इस मामले को डिले किया और तकरीबन 8 साल में
30 मरतबा इस पे इल्तवा मांगा गया और 6 मरतबा ये भी कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। आप समझती हैं कि अब जब फैसला सुनाया जा रहा है तो इसके कुछ नतीजे ऐसे आ सकते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई कड़ा वक्त या एहतसाब का अमल शुरू हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। बात यह है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस की बात की जाए तो ये जो दो पार्टियां बहुत ज्यादा इस वक्त बात कर रही हैं, इस पे अब शोर मचा रही हैं, अगर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इनकी बात की जाए, जिनका काम ही इसी चीजों पे चलता है, तो मेरे ख्याल में ये पार्टियां अंदर होंगी। और हमारा जो है वो क्लियर कट स्टांस है कि हमने तो सारी चीजें अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। और ये चीजें कि फॉरेन फंडिंग केस में खान साहब जो है वो आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि हम क्लियर है इस मामले में, तो कुछ नहीं होने वाला। ये फैसला सुनाया जाए ठीक है, और क्योंकि हमारे मामला क्लियर है इसलिए हमें कोई खतरा नहीं। तो मैडम फिर क्या वजूहात क्या थी आपके ऊपर? बार बार आपके मुखालिफ ये कहते हैं जी कि इस केस को आपने इल्तवा भी मांगा, फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में भी नहीं है, और वो ये समझते हैं कि फिर आपकी तरफ से एक मुतालबा और भी आता है कि तमाम जमातों का फैसला इकट्ठा सुनाया जाए। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन आपका फैसला सुनाने को तो तैयार हो चुका है, लेकिन बाकी जिनके खिलाफ आपने रेफरेंस दायर किए थे उनका अभी तक कोई जवाब नहीं? देखिए, इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए तो आप हम नेक्स्ट इलेक्शन भी कह रहे हैं कि हमने इनके अंडर नहीं करवाना। आपको पता है कि वो जितना फेवर, वो तो लगता है कि वो नून का इलेक्शन कमीशन है, वो इस मुल्क का नहीं है, वो किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरी बात ये कि हमारा ये हम हक रखते हैं कि सबसे पहले ये जो इतनी बड़ी पार्टियां 40 साल से ये इस मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं, पहले ये तो अपने जो फॉरेन फंडिंग केसेस है इनके तो सुने जाए। मतलब आज आके जो सारा मलबा है वो खान साहब के ऊपर या पीटीआई के ऊपर गिरता है, तो ये दैट्स नॉट फेयर। और इलेक्शन कमीशन को तो मैं कहती हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है इनको फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाना चाहिए और इनको नून की पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जितनी उनकी फेवर वो कर रहे हैं और जितना इलेक्शन में भी उनके साथ जो इन्होंने किया है कि इन्होंने हमारे इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट थे उनके साथ मिलते जुलते नाम और उनके साथ मिलते जुलते निशान इन्होंने लगा के दिए ताकि लोग जो हैं वो वोट खराब हो पीटीआई की। तो इस इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या इसकी बात करते हैं, अब वो तो सब जानते हैं जो इसकी क्रेडिबिलिटी है। अच्छा मैडम, फिर ये बताएगा कि करारदादे में पास किए खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब असम्बली में भी, आप समझते हैं कि जिस तरह का दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाल रही है, आप इनको हटाने में और अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब होंगे? और अगर आप कामयाब नहीं होते तो फिर क्या नताइज होंगे? कोई एहतजाज की सियासत होगी, फिर से सड़कों पर निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती चलूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक सूबे की पार्टी नहीं है, वो नेशनल लेवल की पार्टी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो वोटर सपोर्टर है वो तहरीक इंसाफ का है। अब 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, तो अगर ये समझते हैं कि मतलब ये बड़े 30 मारखान बने फिरते हैं, मैं आपको बताऊं कि सीधी सीधी बात बता दूं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जब चाहें इनकी सियासत खत्म करने के लिए एक बटन दबाएं और ये फारिग है। इस्लामाबाद की हद तक तो ये कह सकते हैं कि ये वजीर आजम है, अदरवाइज इनका कोई और मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह हमारी हुकूमत नेक्स्ट टाइम आने वाली है और वो वक्त दूर नहीं है जब आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा और कोई इनकी टिकट नहीं लेगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, कल अगर फैसला सुनाया जाता है और बाद नज़र में जिस तरह से बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इसको डिले का शिकार रखा और फिर मुतालबात किए और फिर तमाम जमातों के केसेस को इकट्ठा सुनाने का मुतालबा भी किया, अगर फैसला खिलाफ आता है तो यकीनन फैसले को मानना ना मानना आपका हक है। उसके बाद की क्या मुमकिन सूरत हाल हो सकती है और उसके लिए क्या तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? डेफिनेटली हम भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर हमारे खिलाफ जो अगर एक ऐसा इलेक्शन कमीशन पे जो बैठा हुआ है बंदा जो हर लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देता है और वो PMLN का बंदा है और हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं और हम एहतजाज में जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो खिलाफ हमारे आएगा, क्योंकि हमारी सारी चीजें क्लियर हैं और अगर फिर भी वो इतनी फेवरिज्म करते हैं तो डेफिनेटली हम एहतजाज का हक रखते हैं और हम एहतजाज करेंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी होगा, क्योंकि अभी तो ये जाएगा विफाक के पास, फिर इस पे रेफरेंस फाइल किया जाएगा और ये शायद प्रोसेस थोड़ा लंबा भी हो जाए। आगे जनरल इलेक्शन है, आपकी तैयारियों पर कुछ तवज्जो हटाने का हरबा तो नहीं है मैडम? वो तो डेफिनेट बात है। आप समझते हैं कि ये हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को दबाया जाए, जिस तरह इन्होंने पहले इलेक्शन में किया है, हमारे लोगों को बहुत तंग किया है, उनके ऊपर FIR काटी है। तो ये एक मोरल डाउन करने के लिए ये इस तरह की ये चलाएंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। आपने देख लिया कि ये कहते थे जी इलेक्शन, ये हम इनको 2 से 3 सीटें देंगे, तो अल्लाह का फजल है। और जो बयानियां बना के रजीम चेंज करके ये लोग आए थे, वो डेफिनेटली अल्लाह हक है। और चेयरमैन साहब ने आज भी कहा, अभी मैं आज उनका प्रोग्राम था और हम हमारी पार्टी काउंसिल की मीटिंग थी, मैं वो इस्लामाबाद में मैरियट में अटेंड करके आई हूँ, अभी मैं रिश्ते में हूँ। तो आप देखें कि हमारा वोटर सपोर्टर बड़ा है। हमारी जो मोराल था हमारी पार्टी का, ना सिर्फ पार्टी का हाई हुआ, बल्कि एक जो साइलेंट वोटर बैठा हुआ था, उसने देखा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, और वो उठ खड़ा हुआ। तो इस तरह हमें देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। हम तो डिमांड ही एक कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन करवाएं, जिस पार्टी को मैंडेट मिले वो हुकूमत बना ले। हिम्मत करें ना, फिर छोड़े हुकूमत और आए, जो हम कह रहे हैं वो करें। तो मैडम, वो राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज कहा कि 2 बड़ी असम्बलियों में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। आप असम्बली को तहलील करें, फिर आ जाए मैदान में, हम भी आ जाएंगे और देखें कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई हम क्यों असम्बली तहलील करें? हमारी 2 सूबों में हुकूमत है, आप जहाँ बैठे हैं आप असम्बली तहलील करें। आप तहलील करें पहले, हम क्यों करें? इनकी मर्जी के फैसले तो नहीं हमने करने। हमने तो मतलब अपने जो अवाम है उसकी डिजायर पे चलना है, इनकी डिजायर पे तो नहीं चलना। और हम तो अवाम की खिदमत के लिए आए हैं और अवाम हमारे साथ है। दिल बड़ा करें, असेंबली तहलील करें और मैदान में आए, मैदान लगाएं, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनकी जमानतें ना जब्त हुई तो फिर मुझे बताइएगा आप। ये जो इनको अपनी औकात का पता है, ये सिर्फ इस्लामाबाद तक शहबाज शरीफ शोबाजियां करते हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह हम धमकियां देते हैं कि कोई आके दिखाए तो मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा। आप हमें ना डराएं, हम आएंगे और आपको 25 का भी हिसाब हम आपसे लेंगे और आपको देना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका हिसाब होगा और हम हिसाब लेंगे आपसे और ये दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताएं, अभी आपने जैसे कहा कि आपने मीटिंग अटेंड की है, जनाब चेयरमैन से भी मिले, यकीनन पंजाब में जब आपकी हुकूमत आई है और परवेज इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब, उसके बाद जो एक एनर्जी मिलती है सियासत में, जिसको बूस्ट कहते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान साहब चाहेंगे, और आप लोगों का ये दावा भी है कि तब विफाक को गिरा दिया जाएगा। फिर इंतजार किस बात का है? राना सनाउल्लाह धमका भी रहे हैं और आप भी कहते हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत है, तो फिर किस चीज़ का इंतजार है? क्या कुछ सख्त फैसला भी होने जिनको आप समझते हैं कि नून लीग के गले पड़े और जिस बयानी को वो लेके आए थे वो उनका बयानिया पिट जाए, फिर शायद आप अपना आखिरी कार्ड खेलेंगे? देखिए, हुकूमत हमारी इन्होंने गिराई, इन्होंने प्लान करके हमारी हुकूमत गिराई। हम चाहते हैं कि अवाम को पता चलना चाहिए कि ये अवाम की खिदमत करने के लिए आए थे, कि ये अपने मफाद के लिए आए थे। क्योंकि इन्होंने शो ये किया था कि हम तो बड़ी सो कॉल्ड महंगाई आ गई है। वो कंपेटांग ने कराची से शुरू कर दिया था मार्च, और मौलाना ने यहाँ से कर दिया था। और महंगाई मार्च किया मैडम इन्होंने, तो महंगाई मार्च किया ना, उस वक्त तो महंगाई थी नहीं, किस चीज का मार्च किया? अब महंगाई मार्च करें। अब बताएं, जो लोगों के साथ पेट्रोल के साथ क्या हो रहा है? बिजली आ नहीं रही, बिल इतने बड़े आ रहे हैं। अभी 3 रुपए कम किए हैं पेट्रोल की कीमत पे उन्होंने, अभी गुज़श्ता रोज ऐलान हुआ 3 रुपए कम किए। आपने अगर 250 बढ़ा दी तो उसमें से आपने 17 रुपए कम कर दी, तो ये तो कोई कम नहीं है। आप देखें कि जो अभी सैलाब पे क्या सिचुएशन है, लोग मर रहे हैं और खाने को लोगों को मिल नहीं रहा, लोगों के पास कोई वसाइल नहीं है, लोग फैक्ट्रियों से लोग फारिग हो रहे हैं क्योंकि आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, फैक्ट्री मालकान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, मजदूर को रोटी खाने को नहीं मिल रही। तो अब अवाम को पता चल चुका है कि ये सिर्फ अपने मफाद के लिए आए थे और इन्होंने हमारी चलती भी हुकूमत को गिराया। और अब ये हिसाब दें ताकि लोगों को पता चले इनकी असलियत क्या थी, ये किस लिए आए थे। ये सिर्फ अपना NRO 2 लेने के लिए आए थे, अपने केस खत्म कराने के लिए आए थे, तो वो करा रहे हैं। फिर दूसरा ये कि EVM का रौला था इनको कि वो अगर
ओवरसीज ने वोट डाल दिए तो वो खान साहब के साथ हैं, वो भी इन्होंने खत्म कर, फिर इन्होंने नैब को खत्म करने की कोशिश की और वो भी इन्होंने किया। देखिए ये अपने मफाद पूरे करने के लिए आए थे, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वो किए हैं। और मैं कहती हूँ कि हिम्मत करिए, अब असेंबली तोड़े, इलेक्शन में आए, फिर इन्हें पता चलेगा कि ये कहाँ खड़े हुए हैं। मैडम, और आपकी बात से जो मैं समझा हूं, आपको इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, आपको इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है, आप इस सारे सिस्टम को चाहती हैं कि एक दफा से खत्म किया जाए, दोबारा से इलेक्शन हो और फिर जो हुकूमत आए मर्ज वजूद में वो सारा हुकूमत को संभाले भी और इदारों को ठीक भी करे। शायद यही आपका माफी ज़मीर है। जी बिल्कुल, आप 100% सही समझे हैं। हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे तो हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है। हमारे इलेक्शन में जो इन्होंने करवाया हमें पता है। आपने देखा है पिंडी वाली सीट हम जीते हुए थे और इन्होंने घपला करके हमारी सीट जो है वो एक कम की है, इन्होंने वो सीट हमारी खाई है। दूसरा ये कि इलेक्शन हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, अवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है और हमारी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिलेगा इंशाल्लाह और हमारी हुकूमत बनेगी। इन्हें सिर्फ डर इस वजह का है, यूनियन असेंबली तहलील करते, करें पहल करें, दिल बड़ा करें। इक़्तिदार का तो इन्हें बहुत नशा है ना, और इक़्तिदार की आदत पड़ी हुई है असल में। और डील करके और डील करने के बाद इस मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। इस अवाम का इन्हें कोई एहसास नहीं है। आप देखें खाने पीने की कीमतें कहाँ पे जा रही हैं, पूरी दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पे हमारे मुल्क में कीमतें ऊपर जाई जा रही हैं और टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, अपने पैसे ये बाहर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे अवाम के पैसे ये खाई जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा फातिमा चदर साहब, आपने वक्त दिया। और जिस तरह आप कह रही हैं, आपको ना तो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है और ना आप इस मौजूदा हुकूमत के साथ कोई बातचीत करने को तैयार है, और आपका वही मुतालबा है जो आपके चेयरमैन इमरान खान साहब बार बार दोहरा रहे हैं कि फौरी इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन जो इस वक्त मंजरनामे पे जो चीज़ उनको देख कर ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी चाहती है कि ये मौजूदा हुकूमत थोड़ा सा मजीद वक्त निकाले, जो सख्त फैसलों ने वो होने को इनके खाते में आ जाए, और उसके बाद से फिर हम देखेंगे कि हम कब इस हुकूमत को चलता करें। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब में भी मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है, और यकीनन अगर ये दो बड़े सूबों में किसी जमात की हुकूमत मौजूद हो तो विफाक को एक टफ टाइम देना बड़ा ही आसान हो जाता है। दूसरी जानिब पंजाब में परवेज़ इलाही साहब मुंतखब तो हुए, लेकिन काफिले के अंदर जो है वो दरार पड़ चुकी है। चौधरी शुजात हुसैन को उनकी सदारत से हटाया गया, कामरुल आगा साहब ने ऐलान भी किया। उसके बाद की क्या सूरत हाल है, आज चौधरी शुजात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। प्रोग्राम जवाब दो में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारक बशीर चीमा साहब उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने अपने चचाजाद भाई चौधरी परवेज़ इलाही, जो इस वक्त वज़ीर आला के मनसब मौजूद हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआवनत से वो इस मनसब पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले की जो कहानी थी उसमें जो एक दरार पैदा हुई दोनों भाइयों के दरमियान में, मुस्लिम लीग काफ जो तकसीम हुई, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से एक लेटर डिप्टी स्पीकर के पास मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि तमाम अरकान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। लेकिन बाद में जब ये मामला अदालत में गया तो अदालत ने फैसला ये किया कि जो फैसला चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी कमेटी ने इससे पहले किया था उसको माना जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन का जो मौक़िफ़ है वो गलत साबित हुआ। उसके बाद से अब खबरें ये आ रही थी कि शायद वो एक दूसरे से मिलना जुलना भी ख़त्म हो गया, आपसी जो भाईचारा और मोहब्बत की फ़ज़ा थी वो भी ख़त्म हुई। आज चौधरी शुजात हुसैन ने उस पर इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये कहा है कि आप वापस अपनी रिहाइश गाह पर आ जाएं। लेकिन ये मामला इससे बढ़कर है, ये मामला है पंजाब की सियासत का और एक ख़ानदान के अंदर दरार का। क्या एक लंबे अरसे से ये जो चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और इनका ख़ानदान जो पंजाब की सियासत में अपना किरदार अदा करता रहा, क्या अब इनके दरमियान में दरार मौजूदा जो है ये मौजूद रहेगी या इसे ख़त्म करने का कोई सदबाब हो सकता है? इस पर क्या बातचीत हो सकती है? मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब, सारे मामलात को आप बड़े करीब से देखते हैं, कुछ मंजर कशी करने की मैंने कोशिश भी की है। आप ये बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन का आज का जो इनिशिएटिव है और जिस तरह से उन्होंने खुले दिल से ये कहा कि परवेज़ इलाही वापस आ जाएं, सर कोई पैचअप हो सकता है, वापसी की राह हमवार हो सकती है? क्योंकि जिस तरह का भाईचारा इनके साथ और बहुत से लोग तो समझते हैं जैसा ये सगे भाई हैं, लेकिन अब के जो मामलात हैं आगे क्या मंजरनामा होगा सर?
पहली बात तो जो आपने मदद कशी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना जी, वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आप रिसेंटली कश्मीर से होके आए हैं। सियासी मंजर कशी जो है ना गुफरान साहब, वो मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा। मामला ये है कि ये वो दो लोग थे चौधरी बरादरान जिनके बारे में कहते थे कि इनके दरमियान में से हवा नहीं गुजर सकती। जी हाँ। लेकिन हवा भी गुजर गई, पुलों पर से पानी भी बह गया, बहुत सारा कुछ हो गया। दोनों भाई आमने सामने आ गए और आए सिर्फ अपनी औलादों की वजह से। जी हाँ। चौधरी शुजात साहब का गिला ये था, जायज गिला था, कि परवेज साहब का जो बेटा है वो भी वजीर बन गया, और जो हुसैन इलाही साहब है उनको भी मनसब मिल गया। तो मेरा बेटा जो शाफे है वो किधर है, सालिक है वो किधर है। बार बार वो इस बात पे इनसे करते थे, लेकिन मामला थोड़े से और मजीद गंभीर हुए। तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो टूट कर चौधरी शुजात साहब के साथ चले गए। हुसैन इलाही साहब शुजात साहब के जो बेटे हैं वो उधर चले गए, परवेज साहब के साथ वो उधर खड़े हो गए मोहम्मद इलाही के साथ। अब कदम बदन भी आपस में इकट्ठे हो गए, वो भी अलग अलग भी हो गए, दरारें आ गई। मामला सिर्फ इतना है कि वो शुजात साहब ये चाह रहे थे कि जी इनको 1 साल पूरा करने दिया जाए, बाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी, और उसके बाद हम उस इन द मीन टाइम हम इनके साथ आगे चलकर, अभी नहीं आगे चलकर जब इंतखाबात का वक्त है 2023 में, हम इनके साथ कोई बार्गेन कर लें, कुछ सीटें जो है हमारी पक्की हमें दे दें, ताकि हम उसकी पार्टी जो हमारी है वो इस पोजीशन में आ जाए कि हम बार्गेन एजेंट जिसको कहते हैं वो बन जाए और हमारे बगैर कोई हुकूमत जो है वो बन ना सके। लेकिन ये बात चौधरी परवेज इलाही साहब को शायद नागवार गुजरी, या वो ये नहीं समझ सके, या वो नहीं समझना चाहते थे। उन्होंने इनकार किया, जिसके बाद इन दोनों भाइयों के रास्ते अलग ना सिर्फ अलग हो गए बल्कि बहुत दूर तक हो गए। फिर एक पैचअप हुआ, एक कॉमन दोस्त है जो अटक के पास रहते हैं, उन्होंने एक पैचअप कराया। उन्होंने कहा कि जी आप इकट्ठे रहें, आपका कोई मसला नहीं, आप इकट्ठे हो जाएं। फिर मौलाना फजलुर रहमान, साबिक सदर आसिफ जरदारी, मीना शहबाज शरीफ साहब, वहां उनके घर गए, दुआए खैर की गई। वजीर आला का मनसब जो है चौधरी परवेज इलाही को सोने की प्लेट में तश्तरी समेत उनके हवाले कर दिया गया, स्याह सफेद का मालिक बना दिया गया। लेकिन उन्होंने वो कबूल नहीं किया और वो चले गए बनीवाला और वहां से अपने लिए नाम लेके आए कि जी मैं वजीर आला पंजाब हूंगा। जिसके बाद हम यहाँ हमजा शहबाज ने थोड़ा सा सख्त स्टांस किया और उन्होंने इनकी गवर्नमेंट जो थी पंजाब में उसको बदला, वफाक में भी बदला, और वो इस तरह बदलते बदलते इस मैच में हालात पहुंच गए कि दोनों भाई अलग अलग हो गए। अब वो इस्लामाबाद में क्याम पजीर हैं, यहाँ डेरा लगाए हुए हैं। परवेज इलाही साहब चौधरी गौरलाई रोड वजीर आला हाउस डिक्लेयर करके वो वहां पे डेरा लगाए हुए हैं। अब चौधरी शुजात साहब का जो आज फरमाना था जी कि वो अपने घर वापस आ जाएं, बिल्कुल दुरुस्त है, वो बड़े हैं। छोटों को चाहिए कि थोड़ा सा लिहाज करें और करें, लेकिन छोटों ने अपनी सियासत भी देखनी है। मैं ये नहीं कहता कि चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत खत्म हो गई है शुजात साहब की, लेकिन दोनों की अपनी सियासत की सिमत जो है वो अभी तक उन्होंने तैनात की है, उनको तयन किया है सिमत का। वो चाहते हैं कि हम जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ मिलकर, शुजात साहब का ये ख्याल और तारिक बशीर चीमा साहब का ये ख्याल है कि उनको हम उनके साथ मिलकर चलें ताकि हम 1 साल इनके साथ चलें और हम आगे से बारगेन कर सकें। परवेज इलाही साहब का ख्याल है कि नहीं, 2023 में वो देख रहे हैं इमरान खान की वापसी, या जब भी इंतखाबात होते हैं, आज होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, 2 महीने बाद होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। अब वो इमरान खान से पीछे नहीं हट रहे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत पीडीएम की दीगर जमातों से शुजात साहब पीछे नहीं हटना चाहते। मामला डेडलॉक यहाँ पे बरकरार है कि जी कौन किसके साथ जाएगा। भट्टी साहब इस सारे मामले में जरा ये भी तो देखिए ना, जो 10 के 10 अरकान थे उसके बाद वो अदालत के रूबरू पेश होने के प्रत्यात उन्होंने गवाही भी दी कि हम परवेज इलाही के साथ खड़े। उससे पहले जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी उन्होंने फैसला किया कि परवेज इलाही को वोट देना है। वो खत तो अचानक से है ना, मामला तो सर उस खत के बाद जो है वो बिगड़ा, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने डेरा लगा लिया, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो कोई ना कोई अपने हक में फैसला लेके जाऊंगा। सर अब तो चूंकि वो वज़ीर आला बन चुके हैं, उनकी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब के मौक़िफ़ के ऊपर चौधरी शुजात साहब आ जाएंगे और उनकी बात मान ली जाएगी? क्योंकि इनिशिएटिव तो आज चौधरी शुजात हुसैन ने ही लिया है, हाथ तो उन्होंने बढ़ाया। सर बात ये जी कि शुजात साहब ये कह रहे हैं कि वो अपने वापस आ जाएं। खतों की जो बात है ना गुफरान, उसमें मामला ये है कि कतरी खत से आप शुरू कर लें। शुजात साहब ने खत दिया, एक खत जो ये सारा काम जो हुआ है शुजात साहब के खिलाफ या PMLQ के अंदर जो टूट हुई है, ये वाकया सिर्फ एक खत और मजीद जो खत लिखा जाना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बतौर सदर चौधरी शुजात की जानिब से जी कि मेरे ये इनहराफ कर गए हैं, इनको आप डिसीट कर दें या इनको सजा के तौर पर कोई ना कोई सजा तजवीज करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन मामलात को जरा सा उसको करने के लिए ये सारा मामला हुआ है। शुजात साहब ने बरमला कहा, तारिक बशीर चीमा साहब ने भी बरमला कहा कि वो अगर कोई मीटिंग हुई है किसी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की
मरकजी मजलिस आमला जिसको हम कहते हैं, अगर हुई है उसकी कोई हमें बताएं, कौन लोग थे उसमें, क्या वो कहाँ पे हुई, उसकी फुटेज कहाँ पे है, उसकी खबर किधर है, उसका सारा कुछ हमें बताएं। क्योंकि मजलिस आमला के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के तो ये तारिक बशीर चीमा साहब भी मेंबर हैं, इसी तरह जो है सालिक साहब वो भी मेंबर हैं, क्योंकि ये सारी पार्टी इसी तरह चल रही है इनकी, लेकिन उसमें वो नहीं कर सके। अब उन्होंने ये इनको चौधरी शुजात साहब को इलेक्शन कमीशन के सामने खत लिखने से रोकने के लिए कि ताकि मजीद जो पंजाब की सियासत में हलचल है या गंद है या जो भी कुछ आप समझ लें, इसको कह लें, जो लफ्ज आप बोलना चाहें या समझना चाहें, उसको रोकने के लिए ये सारे मामला हैं। तारिक बशीर चीमा साहब जब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकते हैं डी सीट के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि किस नहज पर मामला पहुंच जाए तो फिर शायद चौधरी शुजात हुसैन, जिन्हें अब मुस्लिम लीग काफ जिसकी रहनुमाई कर रहे हैं परवेज इलाही साहब, वो कहते हैं हमने तो उनको ओहदे से भी हटा दिया है और तारिक बशीर चीमा साहब को भी फारिग कर दिया है, क्या आप समझते हैं कि इस नहज पे मामला जा सकता है या जाएगा तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे? और क्या पार्टी का जो आइन है उसको तब्दील करने के बाद भी चौधरी शुजात साहब ने की, क्या उनके पास ये इख्तियार मौजूद है? सर जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने एक सदर बनाते हैं, वो बदस्तूर सदर हैं पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के, बकौल चौधरी शुजात और बकौल तारिक बशीर चीमा साहब के, ठीक है जी, उनके 10 बंदे हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है, देखिए इस सारे मामले में एक जमहूरियत बतौर निजाम वो गंदा हो रहा है। नंबर 2, इस सारा कुछ पंजाब के अंदर जो म्यूजिकल चेयर चल रही है कि मेरी बारी और कभी आपकी बारी और कभी तीसरे की बारी, नुकसान किसका है? अवाम का नुकसान हो रहा है, तो स्टेबल ही नहीं हो पा रहे। आज आप देख लें कि एक रेला आया हुआ है बलूचिस्तान में, उसमें सल्के खुदा जो है वो बेचारी जहाँ बाक हो रही है, और एक रेला यहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफर का पंजाब में चल रहा है कि एक बंदा को 12 घंटे के लिए, एक अफसर सीनियर अफसर को जो आईजी रैंक का एडिशनल आईजी था, 12-12 घंटे के लिए उनको लगाया जा रहा है। बात यह है कि आप बिल्कुल बदलें, लेकिन म्यूजिकल चेयर खुदारा खेलना बंद कर दें। हमारी सियासत में जो मुस्लिम लीग काफ के कामिल लियाकत साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा कि चौधरी शुजात साहब जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है, सब कुछ है, लेकिन उनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो पार्टी के बारे में फैसला कर सकें। उन्होंने एक जवाब बनाया और उन्होंने कहा कि हम सब ने मुत्तफिका ये फैसला किया है कि वो अब पार्टी के सदर नहीं रहेंगे। क्या उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है आईनी मुस्लिम लीग काफ के आइन के मुताबिक? बात यह थी कि अगर उनकी सेहत इजाजत नहीं देती तो वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे थे? वो लाहौर से इस्लामाबाद हाफिज जरदारी से मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं, कभी मौलाना साहब उनके घर पे पहुंच जाते हैं, कभी वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी लाहौर में मुलाकातें करते हैं। ज़हनी सेहत की बात की जाती है सर बार बार। जी बात यह है कि जी वो बिल्कुल आज भी, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि वो ज़हनी तौर पे भी फिट है, जिस्मानी तौर पे उनको कमजोरियां हैं, उनका इलाज है, वो थोड़ा सा उनकी जुबान में लुकनत है, ये बात मानने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उनको, अगर वो तारिक बशीर चीमा साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि जी किसने फारिग किया कामिल लियाकत साहब को, किसने जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट किया हुआ है, वो किसके ऑर्डर से या किसके दस्तखत से जनरल सेक्रेटरी या चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब की सदारत पर बैठे हैं, वो चौधरी शुजात साहब के दस्तखत की वजह से बैठे हैं। तो चौधरी शुजात साहब के अगर उनको हटाना है तो वो दस्तखत हुए होंगे, कहीं कोई खत लिखा होगा, कोई तहरीर होगी, कोई कमेटी ने रेजोल्यूशन पास की होगी, कोई कमेटी की करारदाद होगी, कोई उनके खिलाफ कोई लेटर होगा, वो किधर है वो दिखा दें, कोई मसला ही नहीं है, उनकी आपस में घर की पार्टी है, बिल्कुल दिखा दें, वो दिखा दें। उसके बाद चौधरी साहब को बता दें कि चौधरी साहब आप नहीं है अब यहाँ पे, आप जनाब आराम फरमाएं। ज़हनी हालत उनकी बिल्कुल नॉर्मल है, वो सब बातें समझते हैं, वो ये फैसला कर सकते हैं कि जी हमने पीडीएम के साथ जाना है या हमने हुकूमत के साथ रहना है या हमने उनके अगेंस्ट रहना है। सर आप समझते हैं कि ऐसा होगी, बादशाहत होगी, डिक्टेटरशिप होगी पार्टी के अंदर, या जमहूरियत होगी? एक तरफ 10 के 10 अरकान खड़े हैं, एक तरफ सिर्फ चौधरी शुजात साहब हैं और 2-3 अरकान उनके साथ मौजूद हैं, तो सर जमहूरियत का फिर फैसला होगा ना, मेजॉरिटी अथॉरिटी। बात यह जी कि आपने बिल्कुल जमहूरियत में ही होता है जी मेजॉरिटीज अथॉरिटी, लेकिन आप बुलडोज नहीं कर सकते, सियासी जमातों के आइन के मुताबिक आप एक दूसरे को बुलडोज नहीं कर सकते। जब आप बुलडोज नहीं कर सकते तो आपको सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई करारदाद, कोई उसकी रेजोल्यूशन, कोई उसका खत, कोई उस पर दस्तखत शुदा चीजें दिखानी पड़ेंगी कि हम इन 2, 3, 4, 5 लोगों को हटा रहे हैं। रीजन ये है, वो आज तक हमारे सामने नहीं आया, आ जाएगा कल, मैं नहीं कह सकता, सुबह आ जाए, रात को आ जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो इनको दिखाए बगैर आप किसी को सदारत, पार्टी सदारत, वो चाहे छोटी सी भी जमात है, उससे नहीं हटा सकते। इलेक्शन रूल 2020 जो बने, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट बना, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है आपकी, यानी मरकजी मजलिस आमला जिसको हम कहते हैं उर्दू में,
वो जब तक मेजॉरिटी के साथ किसी सदर को, जनरल सेक्रेटरी को, किसी को हटाना चाहेगी तो वो हटाएगी। ये सेम इज द केस कि जिस तरह आपने नया सूबा बनाना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है, 2/4 इसका आपको मेजॉरिटी चाहिए है तो आप सूबा बना सकते हैं। 2/3 मेजॉरिटी ये है कि 2/3 मेजॉरिटी मीन्स के 100 में से कम 80 या 75 लोग आपके पास होने चाहिए। जी सर, 75। तो जी, तो उसमें 75 लोग होंगे तो आप उसको हटाएंगे ना। जब आपने आइन के ऊपर, करारदाद के ऊपर कोई चीज दिखाई नहीं है और आप कह रहे हैं जी कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट आ रहे हैं। किसी की पसंद नापसंद से सियासी जमातें नहीं चला करती। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा, एक आधा मिनट मेरे पास है, ये बताइएगा आपका तजिया क्या है, आपकी खबर क्या है? क्या आपको लगता है कि चौधरी बरादरान के अंदर दोबारा से इत्तफाक और इत्तेहाद होगा, चाहे वो लेफ्ट की तरफ चले जाएं, तहरीक इंसाफ की तरफ हो, नून लीग की तरफ जाएं, और अब चूंकि वो वज़ीर आला भी हैं, क्या कोई पैचअप आपको लगता है, आपका तजिया है कि हो जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा? जिस तरह से चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि मिट्टी पाओ, क्या वो इस मामले पे मिट्टी डालने में कामयाब हो जाएंगे सर? बात जी बिल्कुल गुफरान, बात यह है कि जो इनका एक कॉमन दोस्त है जो अटक के आसपास कहीं रहते हैं, उसके बाद साथ साथ साबिक सदर आसिफ जरदारी इनके दोस्त हैं, उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान दोस्त हैं, और कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज मियां शहबाज शरीफ को भी आप जेल में। ये सारों की कोशिश ख्वाहिश यही होगी कि चौधरी शुजात साहब की उनके साथ पैचअप हो, वो अपना सियासत करें। मामला सिर्फ इतना है कि अब सारों ने नजरें जमा ली हैं 2023 या उससे कबल इंतखाबात के ऊपर। सिर्फ ये है कि जी हमारे औलाद को सीटें मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मिलनी चाहिए, लेकिन उसका कोई तरीकेकार होता है। उसके लिए औलाद की खातिर ना तो भाई की कुर्बानी देनी चाहिए, ना भाई की खातिर औलाद की कुर्बानी देनी चाहिए। ये सारे मामला टेबल पर बैठकर सेटल करें और ये हो सकते हैं। 2 इलेक्शन हमें ये देख लीजिएगा, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म डेफिनेटली इकट्ठे ही इलेक्शन लड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अरसलान रफीक भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब ने आज जो अपना मौक़िफ़ रखा और जो इनिशिएटिव लिया कि परवेज़ इलाही से कहा कि आप वापस अपनी रिहाइशगाह पर आ जाएं, वो इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं गुफ्तगू के ज़रिए से। और यकीनन परवेज़ इलाही जो है उनका जो मकाम है चौधरी शुजात हुसैन के सामने, और चौधरी शुजात का जो एक मकाम है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए, वो किसी ढके छुपे नहीं है। तमाम लोग ये समझते हैं कि ये सगे भाई थे, और अब जब मामला खुला है तो कुछ दूरियां ज़रूर पैदा हुई हैं। देखना यह है कि क्या ये रिश्तेदारी और ये खून का रिश्ता ये सियासत के मफादात के अंदर आपको कितना मुकद्दम है, और आप किस तरह से इन दोनों चीज़ों को बचाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इक़्तिदार का नशा और इक़्तिदार की जो एक ताकत है, जब वो इंसान के पास होती है तो फिर उसको कुछ और फैसले भी करने पड़ते हैं ताकि उसका इक़्तिदार भी बरकरार रहे। आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत का क्या हाल होगा, कुछ दिन इस पर बड़ा अहम जो है वो असरात डालेंगे और आपके सामने ये नक्शा बदल भी सकता है। लेकिन फाइनली क्या होगा उसका फैसला इन चौधरी बरादरान ने मिलकर करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान गुफरान चौथाई को प्रोग्राम जवाब दो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।